हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग? जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए, आज के क्लास को, आज के सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 फिजिक्स हमारा अध्याय 3 चल रहा है, गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय। ठीक है, 2 लेसन हमारे कंप्लीट हो गया। बिल्कुल, अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे सारी वीडियोज़ देख लो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स में अचालक आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था चालक आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र। तो यहाँ पर 2 वर्ड आ गया, एक हमारा आ गया चालक और एक हमारा आ गया अचालक। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम इन दोनों टॉपिक्स को ही क्लियर करते हैं कि चालक आवेशित गोला कौन सा होगा और अचालक आवेशित गोला कौन सा होगा। ठीक है, क्योंकि पहले टॉपिक तो पता चले कि हम पढ़ किसके बारे में रहे। पॉइंट टू बी नोटेड, पहले हमें टॉपिक तो पता चले कि हम किस टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं। ये कल आपने पढ़ाया था सर, चालक आवेशित गोला के कारण किसी बिंदु पर, चालक आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र, मतलब पिछले क्लास में आपने पढ़ाया था। और आज आप पढ़ा रहे हो अचालक आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र। तो देखिए, चालक और अचालक में ज़्यादा अंतर नहीं है। मानकर चलिए कि ये एक चालक आवेशित गोला है, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि चालक आवेशित गोले में जो आवेश होता है वह सतह पर ही होगा, उस गोले के बाहर ही होगा, अंदर कोई आवेश नहीं होगा। पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर एक चालक आवेशित गोला है तो चालक आवेशित गोले के सतह पर एक समान रूप से आवेश जो है वो होता है एक समान रूप से। मतलब अगर आप इस पर आवेश दीजिएगा ना तो ये बिल्कुल एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, और वो भी कहाँ? बिल्कुल सतह के चारों ओर, यानी सतह के बाहर आवेश होगा और सतह के अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा। ये हमारा हो गया चालक आवेशित गोला। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि चालक आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र को ज्ञात करना। तो हमने 3 पॉइंट को निकाला था। एक निकाला था कि माना कि ये हमारा केंद्र बिंदु O है। ठीक है, यहाँ से इसकी त्रिज्या जो है वो कैपिटल R है, और ये जो है P बिंदु पर पहला हमने निकाला था कि गोले के सतह के बाहर जिसकी दूरी हमने R रखी थी, P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र को ज्ञात करना। फिर हमने किया था कि गोले के केंद्र से गोले के सतह पर, ठीक है, यहाँ पर P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ भी निकल गया था। यहाँ पर जो है वो कैपिटल R आ गया था, क्योंकि ये स्मॉल r और कैपिटल R की लंबाई जो बिल्कुल बराबर है। तो हमने क्या कर लिया था, वहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लिया था। लेकिन हमने पढ़ा था कि तीसरा कंडीशन केस 3 में कि सतह के अंदर किसी बिंदु पर, तो सतह के अंदर मानकर चलिए यहाँ पर है और हमें विद्युतीय क्षेत्र को ज्ञात करना है गॉस के प्रमेय से। तो आपको पता होना चाहिए कि एक बंद गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है और आवेश तो बाहर है, लेकिन थर्ड केस में जो है हमें अंदर बनाना था। तो यहाँ पर जो है वो आवेश क्या हो गया था, यहाँ पर आवेश हो गया था 0। इस कारण से यहाँ पर जो है सतह के अंदर विद्युतीय क्षेत्र 0 हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा क्यू, क्योंकि बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेशों का योग सिग्मा क्यू वो 0, तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो 0 हो जाएगा, निर्वात की विद्युतशीलता। और जब वो दोनों 0 हो गया था तो हमारा E जो है विद्युतीय क्षेत्र वो हमारा 0 हो गया था। तो हमने कल के क्लास में यानी पिछले क्लास में इस टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर किया था। अचालक क्या हुआ ना, मानकर चलिए कि यह एक आवेशित, ठीक है, यह एक आवेशित अचालक गोला है, चालक नहीं, क्या है, यह एक आवेशित अचालक गोला है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि आवेशित चालक गोला में जो आवेश होता है वो एक समान रूप से चालक गोले के सतह पर होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि एक आवेशित अचालक गोला में जो आवेश होता है वो सतह पर तो बिल्कुल होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा, यानी सतह के बाहर तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि आवेशित अचालक गोला में जो आवेश होता है वो सतह के बाहर भी होता है और सतह के अंदर भी होता है, यानी इसमें जो आवेश होगा ये सतह के अंदर भी होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, यानी एक चीज़ क्लियर हो गया कि जब हम आज जो पढ़ेंगे आवेशित अचालक गोला, उसमें हम बिल्कुल कल वाला कंडीशन यानी पिछले क्लास वाला कंडीशन उठाएंगे। एक जो है वो सतह के बाहर, एक जो है वो सतह पर, और एक जो है वो सतह के अंदर। 3 जगह विद्युतीय क्षेत्र की गणना करेंगे। तो एक चीज़ आपको पता है कि सतह के बाहर यहाँ भी निकल गया था, यहाँ भी निकल जाएगा,
सतह पर यहाँ भी निकल गया था, यहाँ भी निकल जाएगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि सतह के अंदर इसमें शून्य आया था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आवेश है वो बिल्कुल ज़ीरो था, क्योंकि आवेश यहाँ पर दिया गया ना, और आपने जो है बंद पृष्ठ की कल्पना यहाँ पर की थी। तो यहाँ पर जो है थर्ड केस में हमने पढ़ा था कि सतह के अंदर आवेशित चालक के सतह के अंदर बंद पृष्ठ के अंदर जो हमारा आया था विद्युत क्षेत्र वो शून्य आया था, लेकिन यहाँ पर जो है वो शून्य नहीं होगा, यहाँ पर वैल्यू निकलेगा। तो आप समझ गए चालक और अचालक में। चालक गोलीय आवेशित गोला जो होगा जिसके सतह के बाहर आवेश होगा, ठीक है, और वो भी एक समान रूप से। और ये अचालक आवेशित गोला में आवेश जो है वो सतह के बाहर तो बिल्कुल होगा, उसमें कोई डाउट नहीं, साथ साथ सतह के अंदर भी होगा। तो जब सतह के अंदर होगा तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पर अगर हम विद्युतीय क्षेत्र की गणना करेंगे तो यहाँ पर एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे, बंद गौसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो बंद गौसीय पृष्ठ के अंदर जो है वो कुल आवेशों का योग जो है सिग्मा क्यू कहलाता है। तो यहाँ पर तो बंद आवेशित गोले के अंदर जो है बंद गौसीय पृष्ठ के अंदर जो है आवेश दिख रहा है, तो ऑब्वियसली इस चीज़ को हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से हेडिंग बनाइए। क्लियर है? तो यहाँ पर हम जो है वो 3 केस पढ़ेंगे। यहाँ पर फर्स्ट केस में हमने आपको लिखा कि गोले के बाहर किसी बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता या विद्युतीय क्षेत्र की गणना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये देखिए हम बेसिक हम पहले समझाना चाहते हैं। हमारा कहना है कि देखिए पढ़ाना हर कोई पढ़ा सकता है, लेकिन आराम से धीरे धीरे, ठीक है। हालांकि 2 दिन से क्लासेस नहीं हो रही थी, बट कोई बात नहीं, हम लोग आगे करते हैं, कंटिन्यू, ठीक है। चलो, तो गोले के बाहर P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र जो है हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए मानकर चलिए कि ये एक आवेशित अचालक गोला है। इसको हम अच्छे से इसके बारे में लिखेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम इसको बना देते हैं, समझा देते हैं, उसके बाद हम इसको अच्छे से लिखेंगे। क्लियर है ना? थोड़ा सा बोर्ड का इशू है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे आप लोग। ये एक आवेशित अचालक गोला है। ये क्या है? एक आवेशित अचालक गोला है, ठीक है। ये एक आवेशित अचालक गोला है, चालक नहीं, अचालक। तो सिंपल सी बात है, आवेश बाहर भी होगा और आवेश कहाँ होगा? अंदर भी होगा। इसका केंद्र बिंदु हम O मानते हैं, ठीक है। त्रिज्या जो होगी वो हम कैपिटल R मानते हैं, और केंद्र बिंदु O से गोले के बाहरी सतह P पर, ठीक है, गोले के बाहरी सतह P पर हमें विद्युतीय क्षेत्र को ज्ञात करना है। तो आपने पढ़ा होगा, पीछे भी क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर हमें विद्युतीय क्षेत्र को ज्ञात करना है गॉसिय थ्योरम, गॉस के प्रमेय से, वहाँ हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना की होगी, बंद गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। मानकर चलिए कि ये बिंदु है P, जहाँ हमें विद्युतीय क्षेत्र को ज्ञात करना है। तो यहाँ से एक बंद गॉसिय पृष्ठ को बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये बड़ा बन गया है। आप बिल्कुल गोल बनाइएगा, हमारा तो फिगर बिल्कुल बचपन से खराब है, ठीक है, ठीक है। बंद गॉसिय पृष्ठ को हमने बनाया, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसको बाहर भी लिखिएगा तो आप ज़्यादा बढ़िया रहेगा फिगर। हालांकि जिन बच्चों ने हमारे नोट्स को परचेज़ किया है, या जो बच्चे हमारे ऐप के थ्रू जुड़े हुए हैं, हमारे लर्निंग ऐप के थ्रू, आई मीन कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर रखा है जिन्होंने, उनको ये सब नोट्स वगैरह मिल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। और हमें यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र की कल्पना, अच्छा यहाँ पर जो है एक छोटा सा ds, ठीक है, एक छोटा सा अल्पांश मान लेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? ds, ठीक है। एक छोटा सा अल्पांश मान लेंगे dx, एकदम बिल्कुल छोटा सा है। तो आपको पता है कि विद्युतीय क्षेत्र जो है वो इस दिशा में होगा। विद्युतीय क्षेत्र मानकर चलिए इस दिशा में है, तो आपने, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ तक क्लियर है। विद्युतीय क्षेत्र को हमने इस दिशा में माना, तो सदिश जो होगा वो, एक सेकेंड, विद्युतीय क्षेत्र को हमने इस दिशा में माना, एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ चलिए, तो विद्युतीय क्षेत्र जो है वो हमारा इस ओर होगा। तो आपने क्षेत्रफल सदिश के बारे में पढ़ा था कि क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो इसका बिल्कुल लंबवत होता है। तो क्षेत्रफल सदिश अगर विद्युतीय क्षेत्र को हमने इस दिशा में माना, ठीक है,
विद्युतीय क्षेत्र को हमने इस दिशा में माना, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, ये हमारा विद्युतीय क्षेत्र है, तो इस पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो बिल्कुल इसके लंबवत होगा इस तरह से। तो जो बिल्कुल हमने पढ़ाया था ना आपको कि क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, एकदम बिल्कुल लंबवत होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको क्षेत्रफल सदिश को हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, ये क्षेत्रफल सदिश हो गया रेड वाला, ठीक है, सॉरी। तो ये हमारा जब क्षेत्रफल सदिश होगा तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश दोनों अगर एक ही दिशा की ओर हो तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि जो थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। थीटा जो होगा वो 0 डिग्री। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि केस 1 और केस 2 हम बिल्कुल सेम टू सेम 90% कल वाले क्लास को करेंगे। तो अब सवाल है कि बार बार उसी चीज़ को, क्योंकि ये हमें प्रूव करना है, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि कल वाले क्लास को करने से क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पिछला जो हमारा क्लास हुआ था ना, पिछली जो हमारी क्लासेस हुई थी 12th फिजिक्स की, तो उससे बिल्कुल हम लोग चलेंगे। तो पहला केस हमने वहाँ पर भी फर्स्ट केस में लिखा था कि गोले के बाहर P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र को ज्ञात करना है। तो हम कहेंगे, ठीक है, हम कहेंगे कि इसमें हमने आवेश क्या दिया, प्लस Q आवेश। हम इसके बारे में लिखना चाहेंगे थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। लिखेंगे कि माना कि R त्रिज्या का एक खोखला गोला है। लिखेंगे कि स्टार्ट करो, आप लोग भी लिखना, ठीक है, अच्छे से एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही वीडियो में, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल सही है। चलिए आप लोग भी लिखना शुरू करो, हम लोग भी लिखते हैं साथ साथ में दोनों, ठीक है, सब लोग लिखते हैं अच्छे से। देखिए लिखने से क्या होगा ना, मैच्योरिटी अंदर आएगी, मैच्योरिटी आएगी, बिल्कुल समझ में आए। लिखेंगे कि माना कि, शुरू करो आप लोग भी लाइव चैट में लिखना स्टार्ट करो, एक दूसरे से चैट नहीं करना है। माना कि R त्रिज्या का एक, देखिए कल के क्लास में हमने लिखा था आवेशित चालक गोला, हम कहेंगे आवेशित, आज लिखेंगे आचालक गोला। कि माना कि R त्रिज्या का एक आवेशित आचालक गोला है, ठीक है, जिसे प्लस Q आवेश दिया गया है, ठीक है, प्लस Q आवेश दिया गया है, जिसकी त्रिज्या, फिर लिखेंगे कि गोले की त्रिज्या, ठीक है, गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, ना कि स्मॉल r है, ये हमने त्रिज्या माना। गोले की त्रिज्या कैपिटल R है तथा केंद्र बिंदु, लिखना स्टार्ट करो आप लोग भी, लाइव चैट में लिखते चलो, ठीक है, नीचे लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे लिखना स्टार्ट करो। केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, देखो स्मॉल r दूरी पर P एक बिंदु है, या कहेंगे P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र को ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए एक ds अल्पांश की कल्पना की गई है तथा, थोड़ा सा मैं देख लूँ स्क्रीन, यहाँ तक आप लोग लिखो जल्दी से, तथा ds अल्पांश की कल्पना की गई है तथा P से या P बिंदु से बंद गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की गई। इतना दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है, बंद गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की गई है। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल हमने लिखा कि ये एक आवेशित आचालक गोला है जिसे हमने Q आवेश दिया, केंद्र बिंदु O से R दूरी में इसकी त्रिज्या है, ठीक है, और केंद्र बिंदु O से P बिंदु पर जहाँ हमें विद्युतीय क्षेत्र को ज्ञात करना है, दूरी जो है वो स्मॉल r है, हमने लिख दिया था, शायद मिट गया। ये कितनी दूरी है? स्मॉल r है, और ये आवेशित आचालक गोला है, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, फिर उसी टॉपिक पे आते हैं। हमने पढ़ा था कि विद्युतीय फ्लक्स, फार्मूला से हमने पढ़ा था, ठीक है, फार्मूला से हमने पढ़ा था कि विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा से एस एन, हमने पढ़ा था विद्युतीय फ्लक्स। पीछे आइए, 2-3 दिन पीछे की क्लास, मतलब 2-3 वीडियो पीछे आइए। और हमने पढ़ा था कि गॉस के नियम से गॉसीय फ्लक्स फाई बराबर हमने पढ़ा था कि सिग्मा क्यू से एसियनो, हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की विद्युतशीलता और बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेशों का योग। सिग्मा क्यू बराबर बंद पृष्ठ के अंदर, बंद गॉसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेशों का योग। और
ये हमने पढ़ा था निर्वात की विद्युतशीलता। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम समीकरण 1 माने, अगर इसको हम समीकरण 2 माने, तो यहाँ हम इसमें ऐसे कर सकते हैं समीकरण 1 बराबर 2, ठीक है। समीकरण 1 बराबर 2 करके देखते, कुछ तो हमें ज़रूर ज्ञात होगा। तो क्योंकि पिछले क्लास में भी हमने यही किया था, तो हम करेंगे ई डी एस कॉस थीटा बराबर सिग्मा क्यू बटे इप्सिलॉन। अच्छा, सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ जो सिग्मा क्यू होगा, ये बंद पृष्ठ तो यही है ना, बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, क्यू आवेश है। यानी हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि सिग्मा क्यू जो होगा, ठीक है, वो हमारा है क्यू आवेश, ठीक है। स्मॉल क्यू लिखते हैं क्योंकि इसको स्मॉल क्यू कर देते हैं, ठीक है। आवेश हमने कितना लिखा, स्मॉल क्यू लिखा। तो हम करेंगे इसको समाकलन कर देंगे संपूर्ण सतह के लिए, ई डी एस कॉस और थीटा की वैल्यू दोनों एक ही ओर है, तो थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमने 0 डिग्री रखा था, तो सिग्मा क्यू की वैल्यू हम क्यू रख दें बटे इप्सिलॉन नोट। तो ई डी एस कॉस 0 ये आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम आगे कर सकते हैं और संपूर्ण सतह के लिए समाकलन करेंगे डी एस का। कॉस 0 तो हमारा एक ही होगा, कॉस 0 की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं कि कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का 1 होता है, ठीक है। तो 1 से गुना करेंगे और डी एस जो है वो ये है, ठीक है। और हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि ये एक गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल, क्योंकि समाकलन ये डी एस यही हुआ ना जी, सॉरी यहाँ पे हमें नहीं लेना चाहिए था, हालांकि बंद पृष्ठ ये है ना, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जो है डी एस की कल्पना जो है वो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। डी एस की कल्पना जो है वो हम यहाँ पे करेंगे, ये बंद पृष्ठ हो गया। और यहाँ से विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, आप लोग पिछले वाली फिगर को देख लेना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ऐसे बनाएंगे और ये, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश जो है वो हम ऐसे बनाएंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमें यहाँ नहीं बनाना चाहिए था, यहाँ पे बनाना चाहिए था, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो ईडीएस, अब ये गोले का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, पिछले ही क्लास में हुआ है, छोटा सा मिस्टेक कमेंट आ रहा था बच्चों का, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर डी एस के जगह पर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को, जल्दी जल्दी से बताएंगे सभी लोग, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताएगा, जल्दी जल्दी से नोट करो। यहाँ तक क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना आप लोग का। अब देखिए हमें ई की वैल्यू चाहिए, ठीक है, हमें तो ई की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे ई बराबर, विद्युतीय क्षेत्र ई का ही मान चाहिए ना, तो ई बराबर हम कर देंगे क्यू बटे इप्सिलॉन नोट और इधर 4 पाई आर स्क्वायर। इसको एडजस्ट करें, ई बराबर लिखें, आपको पता है कि 1/4 पाई, 4 पाई यहाँ से हमने ले लिया, इप्सिलॉन नोट हमने यहाँ से ले लिया, इंटू क्यू बटे आर का स्क्वायर। आपको पता है कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट को के कहा जाता है, ठीक है। आपको पता है कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट को हम क्या कहते हैं, के कहते हैं। तो ऐसा करते हैं ना कि ई बराबर के क्यू, ये क्यू है जी, बटे आर का स्क्वायर, से ऐसे नो ऐसा लिख सकते हैं नहीं, ई बराबर के क्यू बटे आर का स्क्वायर। अगर हम इसको समीकरण 3 मान दें तो कोई दिक्कत, ई बराबर के क्यू बटे आर का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये जो है ये हमें कहाँ से निकला, ये हमें निकला बंद पृष्ठ के अंदर से, सॉरी बंद पृष्ठ के बाहर से पहला निकला। इसको याद रखिएगा, इसी फॉर्मूला को हम समीकरण केस 2 में रखेंगे। क्लियर है केस 1। अब देखो, कहिएगा सर ये तो कल वाला ही टॉपिक है। हाँ जी, पहला और दूसरा केस कल वाला है, तीसरा केस जो है वो बिल्कुल नया है और बिल्कुल फ्रेश है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। केस 2 में हम लिखते हैं, केस 2 में लिखेंगे सतह पर। तो सतह पर होगा तो किस तरह का फिगर बनेगा, देखिए मानकर चलिए कि ये एक प्लस क्यू आवेश, ये एक आचालक आवेशित गोला है जिसको आवेश जो है वो अंदर बाहर सब जगह जो है वो प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। त्रिज्या आर है, ठीक है, और त्रिज्या आर है और केंद्र बिंदु ओ से आर दूरी पर, ठीक है, एक बिंदु P लिया गया है जहां हमें विद्युतीय क्षेत्र को ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि समीकरण पिछले समीकरण से आपको पता है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जो होता है वो होता है के क्यू बटे आर का स्क्वायर। से देखिए यहाँ पे
के क्यू बटे आर का स्क्वायर, क्योंकि 1/4πε0 को तो हमने के मान लिया, तो ई बराबर के क्यू बटे आर का स्क्वायर। तो आपको पता है कि इस फिगर से हमें क्या दिख रहा है कि ये कैपिटल और ये स्मॉल आर दोनों जो है बिल्कुल बराबर है। तो हम लिख सकते हैं आर बराबर आर, जिसको हमने पिछले क्लास में भी पढ़ाया था। तो यहाँ से विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता विद्युतीय क्षेत्र ई बराबर जो हो जाएगा के क्यू बटे इस आर को जगह पर यहाँ पर रख दीजिए कैपिटल आर का, सॉरी सही है ना, यहाँ तक तो बिल्कुल सही होना चाहिए जी। हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो E बराबर जो हो गया वो के क्यू बटे आर का क्यू आर स्क्वायर जी, सॉरी के क्यू बटे आर का स्क्वायर हो गया। हम इसको समीकरण ये रहने दीजिए, हमारा काम हो गया। दो केस हो गया, ये दूसरा केस था हमारा सतह के अंदर। अब कहेंगे सॉरी सतह पर, अब हम केस 3 लेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो हमारा है सतह के केस 3। ये आप नोट कर लो, मुझे मे बी इसको मिटाना पड़े, क्योंकि केस 1 हमारा इतना में हो गया, केस 2 हमारा इतना में हो गया, ये केस 2 है। केस 3 बहुत लंबा चलने वाला है, और केस 3 पे हम हेडिंग बनाएंगे कि सतह के अंदर, सतह के अंदर किसी बिंदु पर हमें सतह के अंदर किसी बिंदु पर हमें विद्युतीय क्षेत्र को ज्ञात करना है। तो पहले हम एक आवेशित अचालक गोला बनाते हैं, नहीं सॉरी हाँ, हम एक आवेशित अचालक गोला बनाते हैं, त्रिज्या कैपिटल आर, ठीक है, केंद्र बिंदु ओ, और यहाँ पर जो आवेश है वो बिल्कुल बाहर भी है और बिल्कुल बाहर है, और यहाँ पर जो आवेश है ये बिल्कुल अंदर भी है, क्योंकि हमने अचालक गोला रखा है, आवेशित चालक गोला नहीं है। तो हमने आवेश जो है वो बाहर भी रहता है अचालक आवेशित गोलों में, और अंदर भी रहता है। तो हमने बाहर भी प्लस क्यू आवेश दे दिया और अंदर भी प्लस क्यू आवेश दे दिया। अब कह रहा है कि सतह के अंदर किसी बिंदु पर हमें विद्युतीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो मानकर चलिए कि ये एक बिंदु है P, जहाँ हमें विद्युतीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो आपको पता है कि जहाँ हमें विद्युतीय क्षेत्र को ज्ञात करना है वहाँ हमें एक बंद पृष्ठ को बनाना आवश्यक है। तो यहाँ से एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। ये देखो, ये हमने एक बंद पृष्ठ को बना लिया। तो जैसे ही हमने एक बंद पृष्ठ को बनाया, तो पिछले क्लास में बंद पृष्ठ के अंदर आवेश जो है वो शून्य आया था, लेकिन यहाँ पर तो आवेश है। अब जो है ना, अब मानकर चलिए कि ये कैपिटल आर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सॉरी यहाँ पे हमें निकालना है ना, मानकर चलिए यहाँ पर हमें, सॉरी अच्छे से करते हैं, रुकिए ये एक बंद पृष्ठ है और ये बिंदु P है, और यहाँ पर हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को विद्युतीय क्षेत्र को ज्ञात करना है। तो दूरी हम कितना मान लेंगे, यहाँ से R मान लेंगे। तो देखो कॉन्सेप्ट समझिए इस चीज़ को, कि पहले तो आवेश शून्य था, लेकिन यहाँ पर आवेश बिल्कुल है, ठीक है। तो जहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये फर्स्ट और थर्ड थोड़ा सा मिल जाएगा। सतह के अंदर हम निकाल रहे हैं, तो सतह के अंदर निकालने के लिए ये तो बिल्कुल सही है। अपने डेफिनेशन में आप लिख लो, 5 नंबर का पूछेगा कि माना कि एक अचालक आवेशित गोला है जिसे हमने क्यू आवेश दिया, त्रिज्या r है, और उसी अचालक आवेशित गोले के अंदर किसी बिंदु पर हमें विद्युतीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो हमने उस विद्युतीय क्षेत्र पे, मतलब उस बिंदु पर हमने एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर दी, और उस बिंदु को हमने P माना, और यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश लेंगे, और ये अल्पांश होगा ds, और यहाँ से विद्युत क्षेत्र जो है ये हमारा इस दिशा की ओर होगा। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश जो है, अगर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा अगर हम इधर लेते हैं इस ई वेक्टर को, तो क्षेत्रफल सदिश भी इसी ओर होगा, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश भी ये इसी ओर हुआ, ये रेड वाला, ये क्षेत्रफल सदिश ds जो है। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगा वो कितना डिग्री होगा, थीटा की जो वैल्यू है 0 डिग्री होगा, जैसा कि केस नंबर 1 में हमारा था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम करेंगे परिभाषा से, ये फिगर था, अब लिखेंगे परिभाषा से। परिभाषा से देखिए हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट होगी। आपने जैसा फर्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट केस में हम किए थे, वैसे ही बिल्कुल करेंगे। परिभाषा से हम जानते हैं कि विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर होता है EDS cos थीटा, आपको भी पता है। तो विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर, समाकलन कर देंगे पूरे सतह के लिए, तो E हमारा आगे आ जाएगा ds cos, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो समाकलन कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा
ठीक है, संपूर्ण सतह के लिए ds, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होता है तो 1 से गुना करेंगे वो ds रहेगा। तो फाई बराबर जो हो गया, या कहिए विद्युतीय, ये हमारा हो गया ना, हाँ, तो विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर जो होगा E इंटू, और ये एक गोले का समाकलन हो रहा है पूरे सतह का ds अल्फांश मानते हुए, तो हम इसको क्या मान सकते हैं 4πr²। ठीक है, तो फाई की जो वैल्यू आ गया वो हमारा आ गया E इंटू 4πr², अगर हम इसको समीकरण 5 मान लें, ठीक है, समीकरण 5 मान लें। और अब जो है ये देख लूँ मैं, दिख रहा है नहीं आपको, पहले आप लोग इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप कंटिन्यू रेगुलर क्लासेस कर रहे हो फिजिक्स की तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप रेगुलर क्लासेस नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल दिक्कत आएगा, उसमें कोई डाउट भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर आप कंटिन्यू रेगुलर क्लास कर रहे हो ना तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हमने कहाँ से ये E बराबर E इंटू 4πr²। देखो क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हो, 5-6 का नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, 10th का नहीं पढ़ रहे हो। चलो भाई, हर चीज़ एक बार में समझ में आ जाए, एक बार ना आए दोबारा देखना। तो यहाँ से हमने परिभाषा से विद्युतीय फ्लक्स फाई को जो है निकाला, वो आया E इंटू 4πr²। आप कहेंगे गॉस के नियम से आपको पता है कि गॉसीय फ्लक्स को भी फाई से डिनोट किया जाता है। तो गॉसीय फ्लक्स फाई बराबर, ठीक है, गॉसीय फ्लक्स फाई बराबर आपको पता है सिग्मा क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट। ये जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है, सॉरी आवेशों का योग है सिग्मा क्यू। ये तो खैर आपको पता है, बार बार मुझे बताना अच्छा नहीं लगता। और ये आपको पता है कि इप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। तो अब सवाल आया कि सर सिग्मा क्यू जो हमारा है, सिग्मा क्यू तो है कि बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेशों का योग। तो अब यहाँ पर है कितना, चलिए ठीक है, यहाँ पर आवेश प्लस क्यू है, ठीक है, लेकिन सर ये जो बंद पृष्ठ बना है ना, ये कुछ आवेश बाहर भी तो है। पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट, कुछ आवेश जो है वे इस बंद पृष्ठ के बाहर भी तो है। आपने पूरे को ना प्लस क्यू कहा है, आपने तो पूरे को प्लस क्यू कहा है, लेकिन हमें तो पूरे का नहीं चाहिए, हमें तो आप बस इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है ये तो क्लियरली यहाँ दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमने ये जो प्लस क्यू लिखा है ये इसके लिए लिखा है। ये देखो, ये आवेशित अचालक गोला है और इस आवेशित अचालक गोले को हमने आवेश कितना दिया, प्लस क्यू दिया। तो आप तो कहिएगा ना सर आपने प्लस क्यू इसके लिए दिया, और आप बोल रहे हो कि सिग्मा क्यू की वैल्यू वो होता है जो बंद पृष्ठ, बंद गॉसीय पृष्ठ, तो बंद गॉसीय पृष्ठ तो ये है, ठीक है, बंद गॉसीय पृष्ठ तो ये, तो इसके अंदर कितना आवेश होगा। तो ऐसा करते हैं ना कि बंद गॉसीय पृष्ठ के अंदर जो हम आवेश लेते हैं वो अपने मन से हम क्यू डैश ले सकते हैं, क्योंकि बाहर प्लस क्यू, या सीधे सीधे कहिए क्यू। तो क्या हम इसमें जो बंद गॉसीय पृष्ठ के अंदर जो आवेश है इसको क्यू डैश ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ से करें तो बंद गॉसीय पृष्ठ फाई बराबर, अब यहाँ से बिल्कुल हम लोग ऊपर आ गए, ठीक है, बंद गॉसीय पृष्ठ फाई बराबर, ठीक है, यहाँ पर हम सिग्मा क्यू की वैल्यू जो ले लेंगे वो हम ले लेंगे क्यू डैश, ठीक है, स्मॉल कैपिटल, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कहेंगे क्यू डैश बटे इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू डैश बटे इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सवाल है कि सर ये क्यू डैश का मान निकलेगा कैसे, इसको क्लियर करिएगा ना। चलिए भाई ठीक है, बंद गॉसीय पृष्ठ फ्लक्स फाई बराबर आपने लिख दिया क्यू डैश बटे इप्सिलॉन नॉट। आपने कहा कि आवेश को हम क्यू ना लेंगे क्योंकि आवेश पूरे के लिए क्यू है, तो इसके लिए अंदर वाले के लिए हमने क्यू डैश या Q2 मान लीजिए, ठीक है, क्यू डैश नहीं, चलिए हमने Q2 मान लिया कि इसके अंदर जो आवेश है वो Q2 आवेश है, ठीक है। तो Q2 आवेश हमने लिया, ठीक है, तो Q2 आवेश हमने लिया तो सही, लेकिन ये Q2 का मान निकलेगा कहाँ से। तो हम ऐसा करेंगे ना कि देखो ये एक गोला है, बाहर वाले की बात करते हैं, गोला है, ठीक है, और इस गोले का आयतन जो होता है, गोले का आयतन आपने पढ़ा होगा, गोले का क्षेत्रफल यहाँ लिखा हुआ है, गोले का आयतन जो होता है 4/3 πr³ से एशियन। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो ऐसा करते हैं ना कि पूरा जो गोला, ये जो गोला है, ये पूरा जो गोला है इस पर आवेश क्या है, क्यू है। कब? जब इसका आयतन है 4/3 πr³, r जो है कैपिटल है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q2 का मान निकालने के लिए, ये सारा जो इसको होल्ड करके रखते हैं कुछ देर के लिए, इसको होल्ड करके हमने रखा, तो Q2 का मान निकालने के लिए, Q2 का मान निकालने के लिए
ठीक है। Q2 का मान निकालने के लिए आप ऐसे कह सकते हो कि Q2 का अगर हमें मान चाहिए तो हम कहेंगे कि जब ये गोले के ऊपर Q आवेश है तो इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या को हमने कैपिटल आर कहा, तो हम कहेंगे 4/3 पाई आर क्यू बराबर आवेश कितना है, Q आवेश है। ठीक है, आवेश कितना है, Q आवेश है। तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि एक अल्पांश के लिए, बिल्कुल एक अल्पांश आयतन के लिए, बिल्कुल एक अल्पांश आयतन के लिए, तो इसको हम कह सकते हैं Q/4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब देखिए कि अब हमें किसका आयतन चाहिए, तो इसका आयतन चाहिए, इसका चाहिए ना जी, क्योंकि यहाँ से हमें Q2 की वैल्यू निकलेगा, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकलेगी, Q2 की वैल्यू निकलेगी। तो Q2 मतलब इस पर कितना आवेश है, इसके अंदर कितना आवेश है, तो Q2 की वैल्यू निकालने के लिए, ये भी तो एक गोला है ना, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या कैपिटल आर था, यहाँ त्रिज्या स्मॉल आर है, तो हम कहेंगे 4/3 पाई आर क्यू। देखिए यहाँ पर कैपिटल त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक था तो ये हमने कैपिटल आर रखा, अब त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है तो हम यहाँ से यहाँ तक है तो हम स्मॉल आर रखेंगे। ठीक है, तो बराबर Q बटे, जैसा नहीं होता है 5 कलम का दाम 50, तो 1 कलम का दाम 50/5, तो 20 कलम का दाम 50/5 × 20, वही एक नियम, Q/4/3 पाई आर क्यू, और ये गुणा में कर देंगे और ये ऊपर चला जाएगा, आपको भी पता है कि ये भाग जाएगा तो सॉरी वो उधर चला जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कट ही जाएगा, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, तो सॉरी ये Q2, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत, तो हमें Q2 की वैल्यू चाहिए ना, इसको हम Q2 मान लें, तो Q2 बराबर हमारा आया Q/Q × RQ/RQ से SNO, इतना आएगा या नहीं आएगा। और ये सिर्फ Q2 की वैल्यू निकालने के लिए इतना किया गया। अब यहाँ हम मिटा रहे थोड़ा सा, ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको, देख लीजिए एक बार समझ में आ रहा है या नहीं, एक बार देख लीजिए कि Q2 की वैल्यू क्या उतना होगा या नहीं होगा, से SNO कमेंट करेंगे सब लोग जल्दी जल्दी से। काम अधिक बातें कम, नहीं ये आपने काफ़ी बचपन से सुना होगा ये नारा, काम अधिक और बातें कम। पहले आप लोग देख लो क्या इतना होगा या नहीं होगा, Q2 की वैल्यू Q × R का Q बटे कैपिटल R का Q होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल धुंधला धुंधला सा या पेचीदा सा दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अब जो है कि यहाँ पर हमने इसको होल्ड करके रखा था कि विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर, यहाँ से करते हैं हम लोग, फाई बराबर हमने लिखा था Q2/ε0, और आपको पता है कि Q2 की वैल्यू जो है, हाँ फाई बराबर Q2 की जो वैल्यू है Q × RQ बटे कैपिटल RQ। ठीक है, और ε0 तो ये हमारा रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल ठीक है। यानी Q2 की जो वैल्यू है, सॉरी फाई, Q2 की वैल्यू हमने यहाँ पर रखा, तो फाई जो हमारा आ गया वो आ गया QRQ बटे RQ × ε0 से SNO, इतना आया। अब हमें यहाँ से इसको हम समीकरण 6, वो 5 था ना, इसको समीकरण 6 मान लेंगे। यहाँ तक देखो, पहले समझ में आया, यहाँ तक आ रहा है समझ में, बिल्कुल आ रहा होगा। अब देखिए समीकरण 5 में भी विद्युतीय फ्लक्स, या सीधे सीधे कहिए फाई बराबर E × 4πr² है, और समीकरण 6 में भी फाई बराबर QRQ बटे RQ × ε0। तो ऐसा करते हैं ना कि 5 और 6 को बराबर कर देते हैं, तो हमारा विद्युतीय क्षेत्र E की वैल्यू निकल जाएगा, और हमें यही तो चाहिए, विद्युतीय क्षेत्र E की वैल्यू चाहिए। तो हम कहेंगे समीकरण 5 बराबर 6 करने पर, ठीक है, तो समीकरण 5 बराबर 6 करेंगे, तो समीकरण 5 में जो है फाई बराबर फाई लिखेंगे, नहीं यह लिखने की क्या जरूरत है, आपको भी पता है कि समीकरण 5 में क्या लिखा हुआ है, फाई की वैल्यू है E × 4πr² से SNO, E × 4πr² बराबर, यहाँ पर विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर है QRQ बटे
आर क्यू इंटू इप्सिलॉन नोट से एस नो। अब इस 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे कर देते हैं, तो ई बराबर क्यू आर क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू, ये नीचे आ जाएगा ना, आर क्यू इंटू इप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब देखिए ये आर स्क्वायर है, ये आर क्यू है, तो इधर एक आर बचेगा नहीं, हाँ बिल्कुल, तो एक आर बचेगा। हम क्या करते हैं, ई बराबर ऐसे लिख दें, 1/4 पाई, और यहाँ से इप्सिलॉन नोट को ऐड कर देते हैं, इप्सिलॉन नोट इंटू क्यू आर, क्योंकि इधर एक आर तो कट गया, इधर 2 आर था, इधर आर स्क्वायर, इधर आर था, तो आपने लॉगरिथम पढ़ा है, log m बटे n बराबर log m माइनस n, ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ q बचा, यहाँ r बचा, क्यू आर बटे आर क्यू। बिल्कुल देखिएगा, समझ में आ रहा है। और आपको पता है कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट को जो है वो हम लोग k कहते हैं, से एस नो। तो हम सीधे सीधे कहेंगे ई बराबर विद्युतीय क्षेत्र ई बराबर, ये हमारा तो k हो जाएगा, k इंटू क्यू आर बटे आर क्यू। यही है हमारा विद्युतीय क्षेत्र ई का मान, ये हमें रटना है बिल्कुल अच्छे से। कॉन्सेप्ट देखिए समझ में आया नहीं, एक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक जल्दी से। ये एक पूरा जो है फुल्ली कैलकुलेशन है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल आपको अच्छे से दिख रहा होगा पूरा स्क्रीन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बता दीजिए कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अगर एक आध दिन क्लासेस नहीं भी होती है तो बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अगले महीने से हम लोग ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पे क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप उस क्रैश कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और अभी कंप्लीट कोर्स आया है, क्रैश कोर्स से भी सस्ता है, बिल्कुल आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, ड्रीम क्लासेस सर्च करिए प्ले स्टोर में, ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ से फटाफट जो है कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करिए। अब सवाल है उस कोर्स में क्या क्या चीज़ें मिलेगी आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेगा लाइव क्लासेस की, ठीक है। सेकंड, आपको नोट्स मिलेगा, जो हाथों से लिखा हुआ नोट्स रहेगा, हम अपने हाथ से खुद बनाते हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। थर्ड, उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेगा, लाइव टेस्ट वगैरह मारने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। फिर जो बच्चा टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाएगा उसको उसके घर पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाया जाएगा, ठीक है। वो सब भी होगा, धीरे धीरे हो भी रहा है कुछ में, ठीक है। तो बहुत सारी फैकल्टीज़ है जो आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू होते रहेगा। मॉडल सेट आपको उसी में मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव आपको टोटल उसी में मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन वहीं पे मिल जाएगा। तो ये सारी फैकल्टीज़ कब मिलेगी, जब आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करिएगा। ये फ्री क्लासेस ड्रीम क्लासेस पे तो चली रही है फ्री, लेकिन अगर आप हमारे कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करिएगा तो वहाँ पे बहुत सारी फैकल्टीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। इस तरह से कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आए तो लाइक और शेयर। और हाँ, इंस्टाग्राम बिल्कुल डाउनलोड करिएगा। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है ड्रीम क्लासेस के नाम से। इंस्टाग्राम अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सिर्फ सर्च करिएगा ड्रीम क्लासेस, उसको ओपन करके नीचे ज्वाइन का ऑप्शन है, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। वहाँ हम लोग क्यूज स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही दिनों में, ठीक है। क्यूज होगा 2-2 4-4 घंटे का क्यूज होगा कंटिन्यू। क्यूज प्रतियोगिता आपने सुना है ना, 12th के लिए 10th के लिए, वहाँ पर होगा। तो इंस्टाग्राम पे ड्रीम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए नीचे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, ओके।